हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे 12th चैप्टर नेचर ऑफ लाइट और इस चैप्टर को हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस सेशन में इस चैप्टर के मिड का एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर यानी विभेदन क्षमता। अब देखिएगा, इस विभेदन क्षमता बेसिकली क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हम हमारे डेली लाइफ में खूब सारे एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मान लो कि हम किसी लंबी रेल की पटरी के बीच में खड़े हैं। मान लो कि हम किसी लंबी रेल की पटरी के बीच में खड़े हैं जब ट्रेन नहीं आ रही है, ठीक है, न तो आगे न पीछे। उस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि रेल की जो पटरियां हैं उनको लंबी दूरी तक हम जब देखते हैं तो दोनों पटरियों के बीच की दूरी धीरे धीरे घटती हुई प्रतीत होती है और अंततः वो दोनों पटरियां एक होती हुई हमें नजर आती है। सिमिलरली रात में अगर हम किसी लंबी सड़क पर खड़े हो जाएं, मानने में क्या जाता है, सिर्फ मानना है, तो अगर हम किसी लंबी सड़क पर खड़े हो जाएं और दूर से आती हुई किसी ट्रक को देखें तो हमें ट्रक की जो दो हेडलाइट है वो एक ही हेडलाइट दिखाई देती है। जैसे जैसे ट्रक हमारे पास आता है वैसे वैसे हमें एक हेडलाइट की जगह दो हेडलाइट दिखने लगती है और फिर इन दोनों हेडलाइट्स के बीच की डिस्टेंस भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जब ट्रक बहुत पास आ जाता है तब दोनों हेडलाइट्स के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस हमें दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारी आँख की विभेदन क्षमता के कारण होता है, हमारे आँख की रिजॉल्विंग पावर के कारण होता है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिजॉल्विंग पावर बेसिकली होती क्या है और रिजॉल्विंग लिमिट क्या होती है, दोनों में क्या रिलेशन होता है। चलिए शुरू करते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं रिजॉल्विंग पावर एंड रिजॉल्विंग लिमिट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजॉल्विंग लिमिट के बारे में कि रिजॉल्विंग लिमिट क्या होती है, विभेदन सीमा क्या होती है। देखिए, रिजॉल्विंग लिमिट वह कम से कम एंगुलर सेपरेशन या लीनियर सेपरेशन होता है किन्हीं दो अति निकट रखी वस्तुओं के बीच जहां तक हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से अलग अलग देख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। इट इज बेसिकली द मिनिमम लीनियर और एंगुलर सेपरेशन या एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एट विच दे कैन बी सीन सेपरेटली is called resolving limit of optical instrument। ठीक है, वो मिनिमम रेखीय दूरी या कोणीय दूरी जहां तक हम दो अति निकट रखी वस्तुओं को आसानी से अलग अलग देख सकते हैं उसे हम उसकी रिजॉल्विंग लिमिट कहते हैं। समझिए, अब हम आंख की अगर रिजॉल्विंग लिमिट निकालना चाहे तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हम हमारे स्केल को देखें तो स्केल में हमें मिलीमीटर का स्केल दिखाई देता है, सेंटीमीटर का स्केल दिखाई देता है। तो हम मिलीमीटर की दो लाइंस को देखें जिनके बीच की दूरी कितनी होगी, 1 मिलीमीटर। तो हम नॉर्मल आंखों से उस 1 मिलीमीटर को बहुत आसानी से देख सकते हैं, मतलब उन दोनों लाइनों को बड़ी आसानी से अलग अलग देख सकते हैं। जैसे जैसे हम स्केल को हमारी आंख से दूर लेते जाएंगे वैसे वैसे उन मिलीमीटर की लाइंस के बीच की डिस्टेंस घटती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी जब हमें वो मिलीमीटर की लाइनें अलग अलग दिखाई नहीं देगी बल्कि सभी एक जैसी दिखाई देगी, ब्लर दिखाई देगी। तो वो वहाँ तक हमें वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहाँ तक हम उन मिलीमीटर की लाइंस को अलग अलग देख सकते हैं और उस डिस्टेंस से जैसे अपन आगे जाएंगे तब हमें सारा ब्लर दिखाई देगा। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारे आँख की रिजॉल्विंग लिमिट कितनी है उसके बारे में हम अगर फाइंड आउट करना चाहें तो क्या है, हमारे पास मान लेते हैं ये हमारी ह्यूमन आई है, ठीक है, और मिलीमीटर की दो लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दी जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी गाइस, मैं इसको थोड़ा लार्ज कर देता हूँ ताकि आपको बोर्ड पे दिखाई दे। ये मिलीमीटर के मान लेते हैं दो लाइन्स है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, केवल 1 मिलीमीटर है। मैं यहाँ पे बड़ा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बोर्ड पे दिखे। तो जैसे जैसे मिलीमीटर स्केल को हम दूर लेते जाएंगे वैसे वैसे इन लाइंस के बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी। एक डिस्टेंस ऐसी आएगी जहाँ पर हमें ये दोनों लाइन दो न दिखाई दे के एक ही दिखाई दी। तो उस स्थिति में इन दोनों लाइनों द्वारा आँख पर बनाए गए इस कोण की वैल्यू मान लेते हैं डी थीटा और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो मान लेते हैं वो है कैपिटल डी।
तो हम ये देखते हैं कि जब अपन स्केल को आँख से दूर ले जाते हैं तो लगभग 3.6 मीटर की दूरी पर, कितनी 3.6 मीटर की दूरी पर जो दो लाइन हमें अलग अलग दिख रही थी वो एक ही दिखाई देगी। तो ये वो दूरी है जहाँ पर हमें ये दोनों लाइनें अलग अलग न दिखाई देगी, एक ही दिखाई देगी। तो यहाँ से अगर हम इनके बीच की, हमने क्या बोला, रिजॉल्विंग लिमिट जो होती है वो होती है एंगुलर डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों के द्वारा बनाया गया कोण। तो यहाँ से अगर हम एंगुलर डिस्टेंस निकाले डी थीटा, तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप का मान मेरे पास कितना दे रखा है 1 मिलीमीटर, और त्रिज्या का मान मेरे पास कितना दे रखा है 3.6 मीटर। इस मिलीमीटर को मीटर में बदले तो याद आएगा 10⁻³ मीटर और अपॉन 3.6 मीटर, ये रेडियन में आएगा। हम इसको डिग्री में बदले तो 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। सो डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 10⁻³ अपॉन 3.6 इंटू 180 और अपॉन पाई। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/60 डिग्री, और इसको हम 1 मिनट कहते हैं। क्या कहते हैं 1 मिनट जो एंगल की वैल्यू होती है। इसका मतलब ये है कि अगर दो, हमारे आँख की जो रिजॉल्विंग लिमिट है वो 1 मिनट है, इसका मतलब कि अगर दो अति निकट रखी वस्तुओं द्वारा आँख पर बनाए गए कोण का मान 1 मिनट है, यानी 1/60 डिग्री है, तो वो हमें अलग अलग दिखाई देगी। और अगर इन वस्तुओं द्वारा आँख पर बनाए गए कोण का मान इससे भी कम हुआ तो हमें ये दो वस्तुएं अलग अलग दिखाई न देके एक ही दिखाई देगी। तो दो अति निकट रखी वस्तुओं के बीच में वह कम से कम एंगुलर दूरी या फिर रेखीय दूरी जहां तक हमें ये दोनों वस्तुएं अलग अलग दिखाई दे सकती है, उस कम से कम एंगुलर डिस्टेंस या लीनियर डिस्टेंस को हम रिजॉल्विंग लिमिट कहते हैं। और अगर उससे कम हुई रिजॉल्विंग लिमिट तो हमें वो वस्तु दो न दिखाई देगी, एक ही दिखाई देगी। तो अब हम बात कर लेते हैं रिजॉल्विंग पावर के बारे में कि रिजॉल्विंग पावर बेसिकली क्या होती है। ठीक है, तो हमारे आँख की तो रिजॉल्विंग लिमिट इतनी होती है, स्वस्थ व्यक्ति की मैंने बात करी, ये हमने आँख की रिजॉल्विंग लिमिट के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर के बारे में हम बात कर लेते हैं। रिजॉल्विंग पावर यानी विभेदन क्षमता। देखिए, विभेदन क्षमता बेसिकली क्या होता है, वेरी इजी। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा दो अति निकट रखी वस्तुओं को कितना अलग अलग करके देखा जा सकता है, सेपरेटली देखा जा सकता है, उसकी यह क्षमता, उसकी विभेदन क्षमता या रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। सो इट इज बेसिकली द कैपेसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसकी डेफिनेशन में पहले लिख देता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ। द capacity of optical instrument, the capacity of optical instrument to differentiate two objects which are very close to each other is called resolving power of the optical instrument. ठीक है, क्या डिस्कस किया हमने कि capacity of optical instrument to differentiate two objects which are very close to each other is called the resolving power of the optical instrument. किसी भी प्रकाशीय यंत्र की वह क्षमता जिससे वो अति निकट रखी दो वस्तुओं को अलग अलग करके देख सकता है, वो उसकी विभेदन क्षमता यानी रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। तो अब समझिएगा, अगर हमारे पास रिजॉल्विंग लिमिट जो है उसका मान कम है, यानी हम बहुत कम दूरी पर रखी वस्तुओं को भी आसानी से देख सकते हैं। अगर रिजॉल्विंग लिमिट कम है हमारे पास, इसका मतलब हम दो बहुत कम दूरी पर रखी वस्तुओं को भी आसानी से देख सकते हैं, मतलब उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, ज़्यादा। तो अगर रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है, मतलब हम रिजॉल्विंग लिमिट अगर कम है तो हम बहुत कम दूरी पर रखी वस्तुओं को भी आसानी से देख सकते हैं, मतलब उसकी जो रिजॉल्विंग पावर होगी वो ज़्यादा होगी। और अगर रिजॉल्विंग लिमिट ज़्यादा है, मतलब ऑब्जेक्ट्स के बीच दूरी ज़्यादा होने पर ही हमें दिखाई देगा, तो इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, कम होगी। यानी रिजॉल्विंग लिमिट जो है वो रिजॉल्विंग पावर के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। अगर विभेदन क्षमता जो है, अगर विभेदन लिमिट जो है, सीमा जो है वो कम होगी, तो हम उसको बहुत आसानी से भी कम डिस्टेंस पर रखी वस्तुओं को भी आसानी से अलग अलग देख सकते हैं। और अगर रिजॉल्विंग लिमिट
ज़्यादा हुई, मतलब ज़्यादा दूर रखी वस्तु को ही हम देख सकते हैं, मतलब उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, कम होगी। तो इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा, इन दोनों में ये रिलेशन होगा दैट रिजॉल्विंग पावर जो है, रिजॉल्विंग पावर वो रिजॉल्विंग लिमिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रिजॉल्विंग लिमिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या 1/, रिजॉल्विंग लिमिट के बराबर होता है। यानी अगर किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग लिमिट कम है, यानी अगर वो बहुत कम दूरी पर रखी वस्तुओं को भी आसानी से देख सकता है, मतलब उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है, काफ़ी ज़्यादा। और अगर उसकी रिजॉल्विंग लिमिट कम ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा दूरी पर रखी वस्तुओं को देख सकता है, तो मतलब उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, कम होगी। तो रिजॉल्विंग लिमिट का मतलब है कि वह कम से कम दो अति निकट रखी वस्तुओं के बीच में वह कम से कम एंगुलर सेपरेशन या लीनियर सेपरेशन, जहां तक वस्तुओं को अलग अलग करके देखा जा सकता है, वो तो उसकी रिजॉल्विंग लिमिट कहलाती है। और दो अति निकट रखी वस्तुओं को कितना अधिक आसानी से देखा जा सकता है सेपरेटली, वो उसकी रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। रिजॉल्विंग पावर रिजॉल्विंग लिमिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रिजॉल्विंग लिमिट अगर कम होगी तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी, और रिजॉल्विंग लिमिट अगर ज़्यादा होगी तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, कम होगी। अब हम क्या देखते हैं डेली लाइफ में, हम माइक्रोस्कोप और जो टेलीस्कोप है उसका यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जो बहुत सूक्ष्म वस्तुएं होती हैं उनके द्वारा आंख पर बनाए गए कोण का मान बहुत कम होता है। मैंने बताया था कोई भी वस्तु बड़ी या छोटी तभी दिखाई देती है जब उनके द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण का मान छोटा या बड़ा होता है। तो जो सूक्ष्म वस्तुएं होती हैं वो इतनी छोटी होती है कि इनके द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण का मान इस 1 मिनट से भी कम होता है, इसलिए वो हमें दिखाई ही नहीं देती, सेपरेट दिखाई नहीं दे सकती, अलग अलग हम उनको नहीं देख सकते, क्योंकि उनके द्वारा आंख पर बनाए गए कोण का मान इस 1 मिनट से भी कम होता है। इसलिए वो 2, 3, 4, 5 कितनी भी होगी, एक ही दिखाई देगी। चौक के किसी बुरादे को हम देखें तो उसके पार्टिकल अलग अलग दिखाई नहीं देंगे हमें नग्न आंखों से, क्योंकि इनके द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण का मान इससे भी कम होता है, जिससे हमें वो सेपरेट दिखाई नहीं देगा। सिमिलरली अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी पर है, उस स्थिति में भी उसके द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण का मान कम होता है, जिसकी वजह से वो भी हमें छोटा दिखाई देता है। या हम ये कहें कि तारे जो हमें ग्रुप्स में दिखाई देते हैं, उन तारों के बीच की डिस्टेंस तो कई करोड़ों किलोमीटर होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से वो हमें कई बार 2-3 तारे भी एक ही तारा दिखाई देता है, हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते, उनके बीच के डिस्टेंस को अलग अलग नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उनके बीच रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने के लिए हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट बेसिकली करते क्या है कि सूक्ष्म वस्तुओं द्वारा या अति दूर रखी वस्तुओं द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण का मान बढ़ा देते हैं, जिससे हम इन ऑब्जेक्ट्स को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आंख की भी अपनी एक रिजॉल्विंग लिमिट होती है, उस लिमिट से कम अगर दूरी है ऑब्जेक्ट्स के बीच तो वो ऑब्जेक्ट्स भी हमें अलग अलग दिखाई नहीं देते। सिमिलरली इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भी एक पर्टिकुलर रिजॉल्विंग लिमिट होती है, यानी अगर ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से कम होगी तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये भी इन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके नहीं देख सकते। तो हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की रिजॉल्विंग पावर के बारे में, इसमें हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर। चलिए देखते हैं अपन, इस पूरे को मैं रफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो इस पूरे को मैं रफ कर देता हूँ, होप आपने लिख लिया होगा। हम बात कर लेते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आपके बुक में डायरेक्ट दे रखा होगा रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। पहले हम टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं ये टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है, मतलब अभिदृश्यक लेंस, ठीक है। ठीक है, और दो क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं S1 और ये S2। इनके द्वारा इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सेंटर पर मान लेते हैं जो एंगल क्रिएट किया जाता है वो है d थीटा। क्लियर? मान लेते हैं दो क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट है S1 और S2, इनके द्वारा इस ऑब्जेक्टिव लेंस जिसका हम अपर्चर मान लेते हैं d, और इसके सेंटर पर इन दोनों द्वारा अंतरित कोण का मान कितना है d थीटा। तो यहाँ पर
हम इसकी रिजॉल्विंग लिमिट की बात करें तो रिजॉल्विंग लिमिट क्या होगी? रिजॉल्विंग लिमिट इज बेसिकली द मिनिमम एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एट विच दे कैन बी सीन सेपरेटली। दो अति निकट रखी वस्तुओं के बीच में वह कम से कम कोणीय दूरी जहां तक इनको अलग अलग देखा जा सकता है। तो इनके बीच की कोणीय दूरी कितनी है? डी थीटा। तो इनके बीच की जो रिजॉल्विंग लिमिट होती है, रिजॉल्विंग लिमिट डी थीटा, वो डिपेंड करती है तरंगदैर्ध्य के समानुपाती होती है और इस लेंस के अपर्चर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी इनकी रिजॉल्विंग लिमिट जो है डी थीटा वो तरंगदैर्ध्य के समानुपाती और अपर्चर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ से जब अपन समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है जिसकी वैल्यू आती है 1.22 लैम्डा अपॉन डी। ये तो आ जाएगी इसकी रिजॉल्विंग लिमिट। हमने अभी पढ़ा है कि रिजॉल्विंग पावर जो है वो रिजॉल्विंग लिमिट का व्युत्क्रम होती है। तो इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या आ जाएगी मेरे पास? इसकी जो रिजॉल्विंग पावर आ जाएगी गाइस वो आ जाएगी 1 अपॉन डी थीटा, यानी कि डी अपॉन 1.22 इंटू लैम्डा। ये रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप है। इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर हम चाहें कि टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर अच्छी हो, मतलब वो बहुत निकट रखी वस्तुओं को भी अलग अलग करके देख सके, तो इसके लिए हमें दो ऑप्शन है। या तो हम तरंगदैर्ध्य को घटा दें या फिर इस लेंस के अपर्चर को बढ़ा दें, इसका आकार बढ़ा दें। तरंगदैर्ध्य को नहीं घटाया जा सकता क्योंकि तरंगदैर्ध्य जो ऑब्जेक्ट्स है उससे निकल रही है, तो उनसे जो तरंगदैर्ध्य निकलेगी वही निकलेगी, तो इसको हम नहीं घटा सकते, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब अगर हमें रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप बढ़ानी है तो हमें डी का मान बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस हमें क्या लेना पड़ेगा? बड़ा, जिससे हम टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया? रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप के बारे में। क्लियर है? इसी तरह हम डिस्कस कर लेते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो हम बात कर लेते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप की। ठीक है, तो यहाँ पे अपन रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप देख लेते हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। मान लेते हैं ये माइक्रोस्कोप का लेंस है और किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट रेज है वो इसके फोकस प्लेन में फोकसित होती है और फोकस प्लेन पर बनने वाले इस कोण का जो एंगल है वो मान लेते हैं 2 थीटा है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने रिजॉल्विंग लिमिट को डिस्कस करना वापस। रिजॉल्विंग लिमिट बेसिकली क्या होती है? इसे हम रिजॉल्विंग लिमिट को यहाँ पर हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? रिजॉल्विंग लिमिट को यहाँ से डी से रिप्रेजेंट करते हैं। रिजॉल्विंग लिमिट को हम बात कर लेते हैं एल से। तो रिजॉल्विंग लिमिट बेसिकली किस पे डिपेंड करती है? रिजॉल्विंग लिमिट क्या होती है? किन्हीं दो क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट के बीच की वह कम से कम दूरी, लीनियर दूरी या एंगुलर दूरी, वह कम से कम लीनियर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्टेंस जहां तक हम उन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एंगुलर रिजॉल्विंग लिमिट आएगी वो भी डिपेंड करती है उस तरंगदैर्ध्य के समानुपाती होती है और इस कोण पर बने कोण, ये जो कोण बन रहा है, शंकु बन रहा है, इसके केंद्र पर बने कोण की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एल समानुपाती लैम्डा अपॉन 2 थीटा। अब हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि जब एंगल की वैल्यू कम होती है उस केस में साइन थीटा जो है उसको सीधा थीटा लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि थीटा को हम क्या पुट कर सकते हैं? साइन थीटा पुट कर सकते हैं, थीटा को पुट कर सकते हैं साइन थीटा। तो इस स्थिति में एल समानुपाती आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। थीटा की जगह अपने साइन थीटा पुट अप करते हैं। यहाँ पर जब अपन समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा, वही आ जाएगा 1.22 लैम्डा और अपॉन 2 साइन थीटा। क्लियर है? हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था गाइस कि जो रिजॉल्विंग पावर है वो रिजॉल्विंग लिमिट का व्युत्क्रम होती है। तो रिजॉल्विंग पावर यहाँ से क्या आ जाएगी? रिजॉल्विंग पावर जो आएगी मेरे पास वो आ जाएगी 1 अपॉन एल, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा और अपॉन 1.22 लैम्डा। क्लियर है? ये मेरे पास किसकी रिजॉल्विंग पावर आ जाएगी? ये मेरे पास माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर आ जाएगी। क्लियर है गाइस? तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर भी दो बातों पर डिपेंड करती है, एक तो लैम्डा पे और एक थीटा पे। अब यहाँ पे थीटा जो है वो एंगल है इस अति सूक्ष्म वस्तु द्वारा इस लेंस पर बनाया गया, या कोण का एंगल है। यहाँ पर सूक्ष्म वस्तु द्वारा बनाए गए कोण को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप में हम जो लाइट यूज़ करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे हमारे हिसाब से कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश यूज़ करते हैं। कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश अगर यूज़ करेंगे तो इससे इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होगी? बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त अगर हम
ये माने कि इस लेंस और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो इसकी रिजॉल्विंग पावर जो आएगी, नई रिजॉल्विंग पावर RP, वो आ जाएगी 2n sin थीटा और अपॉन 1.22 लैम्डा। ये मेरे पास किसकी रिजॉल्विंग पावर आ जाएगी, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। क्लियर गाइस? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन अपने पैराग्राफ में कर लीजिएगा। इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो आपकी क्लोज हो जाता है। इस चैप्टर में अगर किसी को भी कुछ भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। इससे आगे नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।